हेलो एवरीवन, आई एम सुची। अगर आप ये NISM एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो यही बेस्ट चैनल, क्योंकि मैंने खुद ही इस एग्ज़ाम को हाल ही में क्लियर किया है, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है सर के सारी वीडियो को देखकर, और क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और सारी मॉक टेस्ट को मैं देखकर ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ। आप सबको मैं ये चैनल को रिकमेंड करती हूँ, आप लोग जाइए और सारी वीडियो को देखिए। आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा और बहुत कम समय में आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपके पूरे एफर्ट के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैं NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्या हिंदी में दे सकता हूँ क्या? मैंने बोला बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो और अगर आपकी हिंदी जो है इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है इस एग्ज़ाम को हिंदी में दीजिए। वहीं पे अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से नहीं हो और अगर आपको इंग्लिश जो है ज़्यादा अच्छे से आता है तो इंग्लिश में ही इस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो हिंदी है वो टफ बैठेगी। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट दोनों का दे रखा है। एक जो है हिंदी का दे रखा है जहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हिंदी में मिलेंगे जैसे कि इस वीडियो में है, और दूसरा है दोस्तों जहाँ पे आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशंस की, तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदी में एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे कि आपको जो है पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट काम करता है। और आप इस एग्जाम को जब इस कॉन्सेप्ट के साथ देने जाएंगे तो आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। हाल ही में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आके बता रहे थे कि 47 48 मार्क्स में आके जो मैं रुक गया हूँ, 3 से 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं और अब जो है मैं आपके पास आया हूँ, अब बताइए क्या करूँ। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप 3 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास आए। मैंने हाल ही में NI एग्ज़ाम 5A सीरीज़ के लिए एनरोल किया था। मैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट चैनल का एक वीडियो रेफ़र कर रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया। सर ने जो एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी कि क्या है टैक्टिकल रिसर्च, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या है शार्प रेशो, क्या है बेटा रेशो, क्या है अल्फा रेशो, क्या है एवरीथिंग। जो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आपको इतना इंटरेस्ट से आप समझ पाओगे ना उसको, मतलब बहुत मज़ा आया। प्लीज़ मैं रेफ़र करूँगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम जाने से पहले मॉक टेस्ट चैनल का सर का सारे वीडियोस पढ़ के जाइए। आई एम श्योर, मैं बिट मार के कह सकती हूँ कि आप फेल नहीं होगे। आप दोस्तों मेरे ये 3 स्टेप्स को जो है अभी के अभी फॉलो करें, और अगर आप इन तीनों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। पहला स्टेप रहेगा दोस्तों कि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में जाके वीडियोस को ना देखें, एक चैनल को पकड़े। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को देखिए, मैं कहता हूँ जो भी चैनल आप पकड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो रहा है, आप हमारा भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर 1 का वीडियो है प्लेलिस्ट में आके देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारा जो वीडियो है उसमें जिस तरह से समझाया है बाकी सबसे बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको अगर दिए हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारे साथ जुड़िए। अगर किसी और का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उस वीडियोस के साथ जाइए और A to Z चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस जो है एक ही यूट्यूब चैनल से कीजिए। दूसरा दोस्तों, मॉक टेस्ट वीडियोस हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे 19 20 21 जो है वीडियोस हैं जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को हमने डिस्कस किया है। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आपने चैप्टर में पढ़े थे वो आपको जो है रिलेट करते हुए मिलेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स में। तीसरा दोस्तों, अगर ये दोनों प्रिपरेशन आपकी हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप मॉक टेस्ट अटेंड कर लीजिए। mocktestchannel.com पे जाइए और वहाँ पे हमारा NISM 5A का मॉक टेस्ट है, क्योंकि हर 2 हफ्ते में हम लोग अप टू डेट करते हैं। वहाँ जाके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को अटेंड कीजिए। दोस्तों ये 3 अगर स्टेप आपने कर लिया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि दोस्तों आप 47 46 में नहीं अटकेंगे, आप आराम से 70 पार तो लेकर ही आएंगे और इस एग्जाम को जो है पहले अटेंड में क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। निम्न में से कौन सी परिसंपत्ति श्रेणी को निवेश के अलावा अपने उपभोग के लिए भी खरीदा जा सकता है? 1 रियल एस्टेट, 2 स्टॉक, 3 बॉन्ड, 4 डिबेंचर। सही जवाब है दोस्तों इसका रियल एस्टेट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसके कारण मुद्रा को खरीद शक्ति परिवर्तित होती है? 1 परिसंपत्ति आवंटन, 2
चक्रवृद्धि ब्याज, 3 मुद्रास्फीति, 4 विशीकरण या विविधीकरण। इसका सही जवाब है दोस्तों मुद्रास्फीति। वास्तविक प्रतिलाभ दर क्या है? 1 सभी व्ययों के भुगतान के बाद निवेशक को जो प्रतिलाभ प्राप्त होता है। 2 करों के बाद निवेशक को प्रतिलाभ प्राप्त होता है। 3 जोखिमों के संयोजन के बाद निवेशक को जो प्रतिलाभ प्राप्त होता है। 4 मुद्रास्फीति के संयोजन के बाद निवेशक को जो प्रतिलाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, मुद्रास्फीति के बाद संयोजन को जो निवेशक को प्रतिलाभ प्राप्त होता है वो करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था में जब ब्याज दर की वृद्धि होती है तो विद्यमान बॉन्डों की कीमत डैश। 1 बढ़ती है, 2 गड़बड़ होती है, 3 घटती है। इसका सही जवाब है दोस्तों घटती है। निम्न में से कौन से निवेश माध्यमों में नियमित रूप से आय ऑफर नहीं की जाती? 1 रियल एस्टेट, 2 भौतिक स्वर्ण, 3 स्टॉक, 4 डिबेंचर। दोस्तों इसका सही जवाब है भौतिक स्वर्ण। डैश दर्शाता है कि यदि स्कीम की परिसमापन लिक्विडेट हो जाता है तो म्यूचुअल फंड में कितनी धनराशि प्रति यूनिट निर्मित की जा सकती है। 1 एसेट अंडर मैनेजमेंट, 2 नेट एसेट वैल्यू, 3 बाजार भाव, 4 एग्जिट लोड। इसका सही जवाब है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू। प्रत्येक म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निर्धारित निवेश लक्ष्य होता है। क्या यह कथन सही है या गलत? इसका सही जवाब है गलत। निम्न में से क्या म्यूचुअल फंड का लाभ है? 1 कस्टमाइज पोर्टफोलियो, 2 म्यूचुअल फंड से सीधे स्टॉक और बॉन्ड खरीदने की सुविधा, 3 बड़े पैमाने की किफायतें। इसका सही जवाब है बड़े पैमाने की किफायतें। म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता का स्तर बहुत ही कम होता है। क्या यह कथन सही है या गलत? इसका ऑप्शन है ये गलत है। निम्न में से किस म्यूचुअल फंड की श्रेणी में एक नियत परिपक्वता तारीख होती है? 1 ओपन एंडेड फंड, 2 एक्सरसाइज ट्रेडेड फंड, 3 क्लोज एंडेड फंड, 4 इंटरवल फंड। इसका सही जवाब है क्लोज एंडेड फंड। भारत में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में गठित होती है। इस ट्रस्ट के लाभार्थी कौन है? 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी, 2 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, 3 यूनिट धारक, 4 म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी। सही जवाब है इसके यूनिट धारक। म्यूचुअल फंड के दैनिक मैनेजमेंट को कौन संचालित करता है? 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 2 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी, 3 म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, 4 यूनिट धारक। इसका सही जवाब है 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेश किया है उनमें बोनस, लाभांश या राइट्स निर्गम जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट कार्यों को ट्रैक करने का कार्य किसका है? 1 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी, 2 कस्टोडियन, 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑडिटर, 4 यूनिट धारक। इसका सही जवाब है कस्टोडियन। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी के कार्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी से स्वतंत्र होने चाहिए और इन हाउस नहीं किया जा सकता। क्या यह कथन सही है या गलत? इसका सही जवाब है गलत। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, 2 फंड अकाउंटिंग टीम, 3 डिपॉजिटरी। इसका सही जवाब है डिपॉजिटरी। भारत में निम्न में से कौन से म्यूचुअल फंड के विनियमन करता है? भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, 2 भारत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी बोर्ड। इसका सही जवाब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटियां को केवल डिलीवरी आधार पर खरीद और बेचा जा सकता है। क्या यह कथन सही है या गलत? इसका करेक्ट आंसर है सही। इक्विटी समृद्ध बचत स्कीमें ELSS के मामले में इक्विटी और उसके संबंधित लिखितों में म्यूचुअल फंड कॉर्प्स का कितना न्यूनतम प्रतिशत
निवेशित किया जा सकता है? 65%, 70%, 80%, 100%। इसका सही जवाब है 80%। म्यूचुअल फंड के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सेबी ने म्यूचुअल फंड जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। सेबी ने किसी विशिष्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल एनएफओ का विज्ञापन कर सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल चालू म्यूचुअल फंड स्कीमों का भी विज्ञापन कर सकता है। इसका सही जवाब है सेबी ने म्यूचुअल फंड जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा विज्ञापन की अनुमति दी है। निवेशकों के अपने म्यूचुअल फंड निवेश फोलियो के लिए डैश तक की नीतियों की विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है? ए 0, बी 1, 3, 2, 4, 3। इसका सही जवाब है 3। कृपया स्कीम से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये पंक्ति किस दस्तावेज की ओर इशारा करती है? 1. स्कीम सूचना दस्तावेज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ऑडिटिंग बैलेंस शीट। 2. ट्रस्ट विलेख और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। 3. अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट और फंड फैक्ट शीट। 4. स्कीम सूचना दस्तावेज अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट। इसका सही जवाब है स्कीम सूचना दस्तावेज और अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन दस्तावेज यानी कि एसआईडी और अतिरिक्त सूचना स्टेटमेंट यानी कि एसएआई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. ये दोनों दस्तावेज भारत में एसोसिएशन और म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में एमफी के आचार संहिता का भाग के रूप में तैयार किए जाते हैं। बी. ये दोनों दस्तावेज भारत में एसोसिएशन और म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में एमफी के उत्कृष्ट पात्रताओं को परिपत्र के बाद में रूप में तैयार किए जाते हैं। 3. ये दोनों दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। डी. प्रत्येक एसेट मैनेजमेंट कंपनी वे जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट में इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये दोनों दस्तावेज भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि केआईएम को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए? ए. कम से कम माह में एक बार। बी. कम से कम 6 माही में एक बार। सी. कम से कम वर्ष में एक बार। डी. एक बार यह जारी हो जाता है उसके बाद इसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों बी. कम से कम 6 माही में एक बार। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड स्कीम में पोर्टफोलियो को कितनी बार प्रकाशित किया जाना चाहिए? ए. मासिक रूप से। बी. 6 माही आधार पर। सी. वार्षिक रूप से। इसका सही जवाब है बी. 6 माही आधार पर। निम्न में से कौन सा कानूनी दस्तावेज नहीं है? ए. फंड फैक्ट शीट। बी. अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट। सी. स्कीम सूचना दस्तावेज। डी. की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसका सही जवाब है दोस्तों ए. फंड फैक्ट शीट। भारत में व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करने की अनुमति है, क्या यह सही है या गलत? इसका सही जवाब है गलत। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवश्यक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाण पत्र परीक्षा डैश के द्वारा की जाती है। ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स NISM, भारतीय म्यूचुअल फंड एजेंसी AMFI, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSGC। इसका सही जवाब है दोस्तों NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किस रूप से आय वर्जित करते हैं? ए. स्कीमों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यूचुअल फंड से कमीशन। बी. निवेशकों के संग्रहित शुल्क। सी. भारतीय म्यूचुअल फंड के प्राप्त कमीशन। डी. म्यूचुअल फंड से निवेश परामर्शी शुल्क। इसका सही जवाब है बी. निवेशकों से संग्रहित शुल्क। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट फंड में केवल अग्रिम अपफ्रंट कमीशन ही अर्जित कर सकते हैं, क्या यह कथन सही है या गलत? इसका सही जवाब है कि ये ऑप्शन गलत है।
जब निवेशकों डायरेक्ट प्लान में निवेश करना पसंद करते हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता। क्या यह कथन सही है या गलत? इसका यह कथन सही है। सेबी द्वारा निर्धारित उचित मूल्यांकन सिद्धांतों के अनुसार डैश में मूल्यांकन नीति का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। ए. अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट। बी. निवेशकों को समय समय पर भेजे गए लेखा विवरण। सी. फंड फैक्ट शीट। डी. उचित मूल्यांकन सिद्धांतों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट। इंडेक्स फंड के मामले में अधिकतम प्रभावी कुल व्यय अनुपात कितना है? ए. दैनिक नेट एसेट का 1%। बी. दैनिक नेट एसेट का 1.5%। सी. स्कीम के साइज के अनुरूप टीईआर में परिवर्तन पर निर्भर करता है। डी. कोई भी राशि जो एएमसी को उचित समझे। इसका करेक्ट आंसर है दैनिक नेट एसेट का 1%। म्यूचुअल फंड स्कीम के मामले में लाभांश का भुगतान केवल डैश में ही किया जा सकता है। ए. प्रीमियम रिजर्व खाता। बी. यूनिट कैपिटल। सी. स्कीम द्वारा निर्मित डिस्ट्रीब्यूटेबल अधिशेष। डी. मार्केट लाभ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्कीम द्वारा निर्मित डिस्ट्रीब्यूटेबल अधिशेष। म्यूचुअल फंड को निवेश राशि पर आधारित विभेदक अंतर हो एग्जिट लोड प्रभावित करने की अनुमति है। सही या गलत? इसका सही जवाब है गलत। म्यूचुअल फंड स्कीमों द्वारा अर्जित आय पर कितना कर लागू होगा? एक. यह आय के प्रकार पर निर्भर करता है क्योंकि लाभांश अल्पावधि पूंजीगत अभिलाष और दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाष में भिन्न भिन्न करें होती हैं। बी. म्यूचुअल फंड द्वारा अर्जित आय कर में छूट प्राप्त होती है। सी. 10% प्लस अभिभार और उपकार। डी. यह म्यूचुअल फंड स्कीम में संबंधित निवेशकों के प्रयोजन मार्जिनल कर दर पर निर्भर है। इसका सही जवाब है बी. म्यूचुअल फंड द्वारा अर्जित आय कर से छूट प्राप्त होती है। निम्न में से किस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिडेम्पशन से निवेशकों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कर लगता है यानी कि एससीटी? ए. मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। बी. सरकारी सिक्योरिटी फंड। सी. लिक्विड फंड। डी. ओवरनाइट फंड। इसका सही जवाब है ए. मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। सवाल है नॉन इक्विटी उन्मुख फंडों में दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की दर क्या है? ए. इंडेक्सेशन के साथ 10%। बी. इंडेक्सेशन के बिना 10%। सी. इंडेक्सेशन के साथ 20%। डी. इंडेक्सेशन के बिना 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. इंडेक्सेशन के साथ 20%। म्यूचुअल फंड निवेशकों के पूंजीगत अभिलाभ की स्थिति में स्रोत पर आय दर की कटौती डैश के लिए लागू होती है। ए. संरक्षक के माध्यम से नाबालिग। बी. अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई। सी. उन सभी निवेशकों के लिए जिन्होंने रुपए 1 लाख से अधिक निवेश किया है। डी. म्यूचुअल फंड के मामले में टीडीएस लागू नहीं होता। इसका सही जवाब है बी. अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई। आय के अधिनियम अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाषों के सामने अल्पावधि पूंजीगत हानियों के समंजन की अनुमति है। क्या यह सही है या गलत? सही जवाब है इसका सही। लाभांश भुगतान के बाद स्कीम में नेट एसेट वैल्यू एनएवी की विनित करने के लिए किस शब्द पद का प्रयोग किया जाता है? याद रहे कि भुगतान के लिए लाभांश और उस लाभांश वितरक कर की सीमा तक एनएवी ड्रॉप हो जाएगा। ऑप्शन है ए. एक्स लाभांश न्याय। बी. कम लाभांश न्याय। सी. निरंतर लाभ। डी. लाभांश न्याय। इसका सही जवाब है एक्स लाभांश न्याय। यूनिटी धारक को किस भाव पर बोनस यूनिट जारी किए जाते हैं? ए. ट्रस्टियों के परामर्श में एएमसी द्वारा भाव के निर्धारण किया जाता है। बी. बोनस यूनिट बिना किसी मूल्य के आवंटन कर दिए जाते हैं। सी. वर्तमान न्याय पर। डी. बोनस अनुपात द्वारा विभाजित वर्तमान न्याय पर। इसका सही जवाब है बी. बोनस यूनिट बिना किसी मूल्य के आवंटित किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. हिंदू अभिव्यक्त परिवार यानी कि एचयूएफ के म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेश की अनुमति नहीं है। बी. अल्पवयस्क
म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नहीं कर सकते हैं। सी, विदेशी निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश कर सकते हैं बशर्ते वो ना योर क्लाइंट यानी केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करते हों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अल्पवयस्क द्वारा आवेदन के मामले में किसकी केवाईसी पूरी की जानी चाहिए? ए, अल्पवयस्क, बी, संरक्षक, सी, अल्पवयस्क का और कोई परिवार सदस्य। इसका सही जवाब है बी, संरक्षक। एक निवासी व्यक्तित्व निवेशक म्यूचुअल फंड फोलियो में कितने बैंक खाते अधिकतम रजिस्टर कर सकता है? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 5। इसका सही जवाब है ए, 1। सरकारी प्रतिभूतियों के पूर्ण रूप से जोखिम मुक्त माना जा सकता है, क्या यह कथन सही है या गलत? इसका सही जवाब है सही। उन सिस्टमैटिक जोखिम को विविधीकरण के माध्यम से कम किया जा सकता है, क्या यह कथन सही है या गलत? और सही है ए। निम्न में से किस प्रकार के विश्लेषण सिक्योरिटी में ट्रेडिंग से संबंधित कीमत और वॉल्यूम डाटा को ट्रैक करता है? ए, मात्रात्मक विश्लेषण, बी, बुनियादी विश्लेषण, सी, तकनीकी विश्लेषण, डी, स्थितिपरक विश्लेषण। ए, मात्रात्मक विश्लेषण, बी, बुनियादी विश्लेषण, सी, तकनीकी विश्लेषण, डी, स्थितिपरक विश्लेषण। इसका सही जवाब है तकनीकी विश्लेषण। एक निवेशक स्कीम ए में तब निवेश करता है जब स्कीम की NAV 120 रुपए प्रति यूनिट था। निवेशक के 135 के NAV पर निवेश रिडीम किया, साधारण रिटर्न की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये इस तरह के सारे कैलकुलेशंस भी जो है एग्जाम में आते हैं। अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन के हमारे वीडियोस को देखेंगे तो ये कैलकुलेशंस आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इसका सही जवाब जो है 12.5% है, जिसको हमने जो है हमारे चैप्टर वीडियोस में कवर किया है। कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम जोखिम समयोजित रिटर्न मापन है? ए, स्टैंडर्ड डिविएशन, बी, बीटा, सी, वेरिएंस, डी, शार्पे अनुपात। इसका सही जवाब है डी, शार्पे अनुपात। स्कीम बेंचमार्क का चयन करने के प्रयोजन में निम्न में से किस विचार नहीं किया जा सकता? ए, म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेश उद्देश्य, बी, म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेश रणनीति, सी, स्कीम की एसेट आवंटन प्रवर्तन, डी, स्कीम विगत रिटर्न। इसका सही जवाब है स्कीम के विगत रिटर्न। डैश इंडेक्स के निर्माण के लिए पूंजीगत अभिलाष को अतिरिक्त घटकों के बास्केट में निर्मित सभी लाभांशों की गिनती में लेता है। ए, कुल रिटर्न इंडेक्स, बी, कीमत रिटर्न इंडेक्स, सी, लाभांश रिटर्न इंडेक्स। इसका सही जवाब है ए, कुल रिटर्न इंडेक्स। कोई इंडेक्स फंड किसके बेंचमार्क को कितनी निकटता से ट्रैक करता है, उसके मूल्यांकन का सर्वाधिक उचित मापन क्या है? ए, टेन्योर अनुपात, बी, ट्रैकिंग श्रुति, सी, कुल व्यय अनुपात, डी, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका सही जवाब है ट्रैकिंग श्रुति। क्रेडिट जोखिम के संबंध में कौन सी स्कीम श्रेणी सबसे जोखिमपूर्ण समझी जाती है? ए, क्रेडिट जोखिम फंड, बी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सी, डायनामिक बॉन्ड, डी, गिल्ट फंड। इसका सही जवाब है डी, गिल्ट फंड। किसी निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में शामिल जोखिम के स्तर त्वरित आभास करने के लिए सेबी ने डैश के रूप में एक सरलीकृत संरचना का सुविधा दिया है। ए, रिक्सोमीटर, बी, जोखिम कारक, सी, फैक्ट शीट, डी, निवेशकों की जोखिम प्रोफाइल। इसका सही जवाब है ए, रिस्कोमीटर। निष्क्रिय फंड सुरक्षित होते हैं क्योंकि इस प्रकार के फंड का NAV संबंधित मार्केट की गिरने में भी नीचे नहीं आता, क्या यह कथन सही है या गलत? इसका जो जवाब है ये गलत है। निम्न में से किस स्कीम के संरक्षण यानी कंसंट्रेशन का कम जोखिम होता है? ए, मल्टी कैप फंड, बी, फोकस्ड फंड, सी, थीमेटिक फंड, डी, सेक्टर फंड। इसका सही जवाब है ए, मल्टी कैप फंड। डैश क्लोज एंडेड डेप्ट फंड है? ए, सावधि परिपक्वता प्लान, बी, ओवरनाइट फंड, सी, डायनेमिक डेप्ट फंड, डी, आर्बिट्रेज फंड। इसका सही जवाब है ए, सावधि परिपक्वता फंड यानी कि FMPs।
दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो में बताए हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। वहीं पे आपको बताना चाहूंगा कि चैप्टर एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के कई सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो भी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, ना कि आपकी रटने की क्षमता को। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को रट के भी जाते हैं आंसर्स को तो काफी नहीं रहेगा, हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चंस आ जाए और वहां पे आप बाउंसर खाएंगे। उससे बेहतर है दोस्तों कि आप सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को देखें, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस को देखें और मॉक टेस्ट को जो है अटेंड करके जाएं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने स्कोर आने वाले हैं एग्जाम में। और उसके बाद भी अगर दोस्तों अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में आके बताएं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Guys, today I passed my NISM exam in first attempt within the 10 days with the help of mocktestchannel.com. So I always recommend you to go through all the mock tests, which is very beneficial for you.